नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। यूपीपीएससी के जो पीसीएस एग्जाम होता है हर बार, प्लस जो आरओ एग्जाम होता है, उसके सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन इस वाली वीडियो सीरीज में हम देने जा रहे हैं आपको। ये पार्ट वाइज होगी। इसकी प्लेलिस्ट भी बना दी गई है। इसकी प्लेलिस्ट की लिंक इसके डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। पीसीएस और आरओ एग्जाम के लिए बेहद जरूरी सीरीज है। प्लस यूपीपीएससी आयोग जितने एग्जाम कराता है, जहां जीएस आती है, उनके लिए भी मोस्ट इंपॉर्टेंट सीरीज है ये। इसमें ये पूरी कोशिश करी गई कि सारा डेटा लेटेस्ट, अपडेटेड और जो आज भी रेलिवेंट है, जो करंट वाला पोर्शन हटा के जो आज भी स्टैटिक जीएस वाला जो है, आज भी जो रिलेवेंट है, वो सारा डेटा इसमें दिया गया है। वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिएगा। 50,000 लाइक हो जाएंगे तो इसकी पीडीएफ फ्री में मिल जाएगी। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज को अगर आप फॉलो करते हैं तो प्लीज हमारा फ्री वाला टेलीग्राम जरूर ज्वाइन कर लीजिए। सिविल सर्विसेज को यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो हमारा फ्री वाला टेलीग्राम जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, बेहद जरूरी है ये। यूट्यूब में सारे अपडेट नहीं आ पाते हैं, यहाँ सारे नोटिफिकेशन मिलते हैं। वीडियो में सारे फैक्ट चेक कर लिएगा। फिर भी अगर आपका कोई सजेशन हो, कमेंट हो, कोई फीडबैक, कोई अपडेट लगे तो प्लीज आप वीडियो में जरूर कमेंट करिएगा। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के पेड ग्रुप चलते रहते हैं। आप अगर हमारा जेन्युइन ऑथेंटिक अगर आपको मटेरियल चाहिए तो सिर्फ ये 3 नंबर है हमारे: 8564880530, 9696060897, 7523864455। मुझे व्हाट्सअप करना चाहते हैं 7838692611। इंस्टाग्राम पे अगर आप हैं तो हमारा पेज जरूर फॉलो कर लीजिएगा, studyforcivil.services है। कंटिन्यू करेंगे हम लोग अपनी सीरीज को, और इसमें जो नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें पूछा जा रहा है कि कैबिनेट कंसिस्ट ऑफ, मतलब मंत्रियों के संदर्भ में किस तरीके के मंत्री इसमें सम्मिलित होते हैं। तो नाम से ही पता चल रहा होगा आप लोगों को, ये आपके कैबिनेट मिनिस्टर्स जो होते हैं वही केवल इसमें सम्मिलित होते हैं। नेक्स्ट वन देखेंगे, और नेक्स्ट वन में पूछा जा रहा है आपका कि उप प्रधानमंत्री जो है, जो पोस्ट ऑफ डेप्यूटी आपके प्राइम मिनिस्टर है, उसका सृजन कैसे हुआ। तो ये सब आप लोगों को पता है कि ये आपके मूल संविधान में ऐसा कोई प्रावधान नहीं था। ये संविधान के प्रावधानों से हटकर हुआ है, जो कि आपका बी ऑप्शन में दिया गया है ना। बिल्कुल सिंपल है ये क्वेश्चन आपका। इसके बाद जो नेक्स्ट वन है, इसमें पूछा जा रहा है कि कोई व्यक्ति, जो व्यक्ति संसद का सदस्य नहीं, केंद्रीय मंत्री रह सकता है, तो 6 महीने तक रह सकता है। उस दौरान जो है उनको प्रूफ करनी होती है, कहीं से अपनी सदस्यता को लेना पड़ता है। नेक्स्ट देखेंगे, और इसमें पूछा जा रहा है आपका कि भारत में अगर कोई मिनिस्टर है, वो मंत्री जो संसद के सदन में, किसी भी सदन में किसी का भी सदस्य नहीं है, तो उसे मंत्री पद से भी मुक्त हो जाना पड़ता है। मतलब अगर किसी भी हाउस का मेंबर नहीं है तो फिर उसको मंत्री पद से भी हटना पड़ता है ना। तो ये जो है आपका, ये समझिएगा, यहां पर मंत्रिमंडल की जो सदस्यता है वो निम्न सदन तक ही क्या है, सीमित है। ये आप लोगों को पता है ना, ऐसा तो है नहीं, ध्यान से समझिएगा इसको, ठीक है। और इसके बाद जो नेक्स्ट बात है इसमें कि राज्यसभा के जो आपके मेंबर्स होते हैं वो भी पीएम बन सकते हैं, है ना। क्यों? क्योंकि संसद जो मिलकर बनी होती है किससे किससे, प्रेसिडेंट प्लस अपर हाउस और प्लस जो आपका लोअर हाउस है, जिसको आप लोकसभा और राज्यसभा बोलते हैं, ठीक है ना। तो इसमें आपने देखा होगा कि पहले अगर किसी के पास सदस्यता नहीं है तो बाद में फिर वो अपनी सदस्यता 6 माह तक ले पाते हैं। अगर नहीं ले पाएंगे तो फिर उन्हें मंत्री पद से इस्तीफा देना पड़ेगा। तो वही 6 माह वाला यहां पर भी प्रावधान है। बिल्कुल सिंपल है ये क्वेश्चन आपका। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें पूछा जा रहा है कि भारत की संसद के संदर्भ में कौन सा जो कथन है वो इनकरेक्ट है। देखिए वही चीजें यहां पर लिखी गई हैं। पहला कि जो संविधान है उसमें एक संसदीय प्रणाली की, सरकार के गठन की बात है, ठीक है ना। तो ये तो बिल्कुल ठीक है आपका। दूसरा ये कि टू मेक प्रोविजंस फॉर द प्राइम मिनिस्ट्रियल जो आपके फंक्शंस होते हैं ऑफ पार्लियामेंट, ठीक है, ये भी ठीक है। और उसके बाद मंत्रिमंडल की सदस्यता निम्न सदन तक सीमित है, तो ऐसा नहीं है। देखिए अभी वही बात भी कर रहे थे हम लोग कि मंत्रिमंडल की जो सदस्यता है आपकी वो निम्न सदन तक सीमित नहीं है, उसमें तो आपके अपर हाउस के भी लोग आ जाएंगे, है ना। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ लोअर हाउस तक वो लिमिटेड है। तो यही गलत है और यही आंसर हो जाएगा। लास्ट वन ये कि कैबिनेट शुड हैव द कॉन्फिडेंस ऑफ मेजॉरिटी इन द पॉपुलर हाउस, यही आपका आर्टिकल 75 सब क्लॉज 3 है, जहां पर जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होते हैं वो कि लोकसभा के प्रति क्या होते हैं, सामूहिक उत्तरदायित्व तो वहां पर तय किया गया है ना। वो मूल आधार है आपका लोकतांत्रिक सरकार का, ठीक है। इसके बाद जो नेक्स्ट है, इसे पूछा जा रहा है कि मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से उत्तरदायी होती है तो किसके प्रति होती है, लोकसभा के प्रति होती है, ठीक है ना। और यह आर्टिकल कौन सा है, तो ये आर्टिकल आपका कौन सा है, आर्टिकल 75 सब क्लॉज 3 है, मैंने अभी अभी बताया था आपको, ठीक है ना। तो ये भी ठीक है आपका। उसके बाद जो नेक्स्ट यहां पर पॉइंट लिखा गया है, अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 74 सब क्लॉज 3, है ना। और एक लिखा गया है कि ये संवैधानिक बाध्यता के अंतर्गत है, ठीक है। तो देखिए 74 सब क्लॉज 3 नहीं आएगा इसमें, बाकी ऊपर के तीनों बिल्कुल ठीक है। ये कॉन्स्टिट्यूशनल बाउंडेड तो हो ही गए ना, बाउंडिंग हो गया ये कि अगर जब तक विश्वास सरकार को प्राप्त है लोकप्रिय सदन में तब तक सरकार है, वरना सरकार गिर जाएगी, है ना। यही तो अनिश्चितता बनी रहती है जो संसदीय सरकार की बात होती है, जहां पर राष्ट्रपति मूलक सरकार में ऐसा नहीं होता। तो इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, 1 2 3। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन जो है
इसमें पूछा जा रहा है आपका कि मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होती है? तो भैया लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। बिल्कुल सिंपल हो गया। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इसमें पूछा जा रहा है कि जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हैं, केंद्रीय मंत्रिपरिषद, उनके त्याग पत्र देने के बाद कौन सी एक जो है कंडीशन नहीं बनेगी? ये जो है नीचे दिए गई कंडीशंस में से हमको बताना है। ठीक है, यहां पर जो लिखा गया है वो लिखा गया है कि भैया पहला कि राष्ट्रपति शासन जो है वो लागू हो जाएगा। दूसरा लिखा गया है कि जो प्रेसिडेंट है विल आस्क देम टू रिमेन अंटिल अल्टरनेटिव अरेंजमेंट आर मेड, मतलब वैकल्पिक व्यवस्था बनने तक जो है उसे बने रहने के लिए, अस्तित्व में रहने के लिए कहेंगे। तो ये स्थिति जो राष्ट्रपति शासन लागू होगा, ये नहीं होगा कि आपकी मंत्रिपरिषद ने त्याग पत्र दे दिया तो भैया राष्ट्रपति शासन, ऐसा क्यों होगा? नहीं होता ऐसा। यही गलत है और यही आंसर हो जाएगा। बाकी जो है सारी चीजें ठीक लिखी गई है कि जो अल्टरनेटिव कोई अगर हम व्यवस्था देख रहे हैं वहां पर, है ना, वैकल्पिक व्यवस्था, तो उससे अभिप्राय यह है कि यथासंभव जितनी जल्दी से जल्दी हो सके नई सरकार के गठन के लिए आम चुनाव किया जाए। उसके बाद जो भी आपकी मंत्रिपरिषद वहां से हटेगी अपने पद पर, है ना, जो हटी है, ठीक है, त्यागपत्र की बात कर रहे हैं, तो वो जो है नए सरकार बनने तक अपने पदभार का निर्वाह करेगी ताकि वहां पर किसी भी तरीके की शून्यता ना आए। तो ए आपका गलत है, ऐसी कोई कंडीशन अराइज नहीं होगी, राष्ट्रपति शासन नहीं लग जाएगा ऐसे। इसके बाद जो नेक्स्ट राष्ट्रपति शासन समझ में आ रहा है आपको, आर्टिकल 356 की बात कर रहे हैं वो। इसके बाद जो नेक्स्ट वन है, यहाँ पर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में कथन दिए गए, बताना कौन सा सही है। तो पहला ये कि जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स है ना, यूनियन की बात कर रहे हैं, संघ की, विल बी कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल टू द लोकसभा, बिल्कुल ठीक है। इसके बाद जो संघ के मंत्री हैं वो प्रधानमंत्री के प्रसाद पर्यंत अपने पद पर बने रहेंगे, ये गलत है, यहां पर राष्ट्रपति पद आएगा, है ना, ठीक है। एड एंड एडवाइस के लिए, सलाह और सुझाव देने के लिए होती काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, पर इसका मतलब नहीं है कि मंत्री जो है प्रसाद पर्यंत, क्योंकि जब सरकार गिरती है या इस तरीके का किसी मंत्री को हटाने का प्रावधान होता है तो वो राष्ट्रपति जो है उस भूमिका में आते हैं, तो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत वो जो है ऐसा बोला जाता है। डॉक्ट्रिन ऑफ, ये आपका क्या है, प्लेजर है आपका, ठीक है ना। अब देखिए यहां पर ध्यान देने की जरूरत है कि अगर कोई मंत्री एक इस्तीफा देता है तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स जो है आपकी मंत्रिपरिषद वो डिसॉल्व नहीं होती, लेकिन अगर प्रधानमंत्री दे देते हैं तो फिर सारी की सारी मंत्रिपरिषद भंग हो जाती है। याद रखिएगा, आंसर इसका ओनली 1A हो जाएगा। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें लिखा गया है कि कौन सा एक जो प्रस्ताव है आपका भारत में मंत्रिपरिषद रख सकती है, मंत्रिपरिषद रख सकती है ना। तो नो कॉन्फिडेंस मोशन है, सेंश्योर मोशन है और एडजर्नमेंट मोशन है आपका, और कॉन्फिडेंस मोशन है यहां पर, ठीक है ना। तो देखिए विश्वास अविश्वास उसी से जुड़ा हुआ भाग है ना, वहीं पर जो है लोकसभा में विश्वास भी अपना सिद्ध करना पड़ता है और वहीं पर जो विपक्ष होता है वो नो कॉन्फिडेंस मोशन लाता है अगर सरकार गिराने की बात होती है। तो इसका आंसर आपका डी हो जाएगा, कॉन्फिडेंस मोशन की बात कर रहे हैं ये विश्वास प्रस्ताव की, ठीक है। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें पूछा जा रहा है कि किस सदन के सदस्यों के द्वारा बहुमत से अविश्वास प्रस्ताव पास होने पर मंत्रिपरिषद को त्याग पत्र देना पड़ता है। तो भैया सीधी बात है, लोकसभा के प्रति उत्तरदायी है तो लोकसभा के ही होंगे, ठीक है ना। अविश्वास प्रस्ताव जब वहां से पारित हो जाएगा तो उनको जो है वहां पर क्या करना पड़ेगा, त्याग पत्र देना पड़ेगा। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इससे पूछा जा रहा है कि जो मंत्रिपरिषद के विरुद्ध अगर नो कॉन्फिडेंस मोशन लाना है तो कम से कम जो है कितने सदस्यों की संख्या वहां पर होना चाहिए प्रस्ताव लाने के लिए, ठीक है ना। तो यहां पर जो प्रावधान किया गया है वो 50 सदस्यों की बात की गई है कम से कम, है ना, जो आपके संविधान में। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इससे पूछा जा रहा है कि हु विल डिसाइड द पोस्ट ऑफ प्रॉफिट, मतलब लाभ के पद का निर्णय कौन करेगा कि ये लाभ का पद है या नहीं है, ये कौन बताएगा। तो ये हमारी फेडरल पार्लियामेंट बताएगी, संघीय संसद बताएगी। तो इसका आंसर आपका बी हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद जो सांसदों की अर्हता निर्हरता के संदर्भ में सुना होगा आप लोगों ने, उसी संदर्भ में सुनते होंगे लाभ का पद। इसके बाद जो नेक्स्ट वन है कि कौन सा शब्द जो भारत के संविधान में उल्लिखित नहीं है, तो भैया बजट शब्द का कोई उल्लेख नहीं है। आर्टिकल 112 देखेंगे तो एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट की बात है। एप्रोप्रिएशन बिल वहीं पर देखेंगे आप, है ना, 113, 114, 115, और ये जो भारत की संचित निधि है वो आर्टिकल 266 है आपकी, 267 कंटीजेंसी फंड है, तो ये भी है उल्लेख। तो बजट में उल्लेख नहीं है, सिर्फ बजट का नहीं है, बजट शब्द का नहीं है, ठीक है ना। वहां पर उसको वार्षिक वित्तीय विवरण बोला जाता है। इसके बाद जो नेक्स्ट वन है क्वेश्चन इससे पूछा जा रहा है 12वें आपके प्रधानमंत्री कौन थे, तो बिल्कुल सिंपल है, ये आपके एचडी कौन थे, देवेगौड़ा थे, ठीक है ना। तो इसका आंसर आपका बी हो जाएगा, ठीक है ना। आई के गुजराल, देवेगौड़ा, ये लोग बीच में जो प्रधानमंत्री बने वो एरा आपको पता होगा, ठीक है। इसके बाद यहां पर पूछा जा रहा है कि कौन से ऐसे जो आपके प्रधानमंत्री थे जो प्रधानमंत्री बनने से पहले कभी भी किसी भी स्टेट के सीएम नहीं रहे हैं, है ना। तो ये देवगौड़ा रहे हैं, नरसिम्हा राव रहे हैं, मोरारजी देसाई रहे हैं, लेकिन ये चंद्रशेखर नहीं रहे हैं। इसका आंसर आपका सी हो जाएगा, ठीक है ना। इसके बाद जो नेक्स्ट वन है क्वेश्चन
इसमें पूछा जा रहा है कि कौन जो है अपने प्रधानमंत्रित्व काल में, जब उनका टेन्योर था पीएम के रूप में, तो लोकसभा के सदस्य थे, उनका नाम बताना है। तो देवगौड़ा नहीं थे, आई के गुजराल नहीं थे, देसाई जी नहीं थे आपके, है ना, ये आपके चंद्रशेखर थे। ठीक है ना, इसका भी आंसर आपका क्या हो जाएगा, सी चंद्रशेखर हो जाएगा। बिल्कुल कंटेक्चुअल पार्ट है ना ये। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसे पूछा जा रहा है, एजर्शन और रीजनिंग है। मिनिस्टर मेक पॉलिसी एंड पब्लिक सर्वेंट्स इंप्लीमेंट देम। बिल्कुल ठीक बात है, नीति निर्माता वो होते हैं और जो उसका क्रियान्वयन करते हैं वो आप जैसे सिविल सर्वेंट करते हैं, जो आपके आईएएस आईपीएस एसडीएम है ना, जो बनते हैं वहां पर। उसके बाद जो है आपके दूसरा जो कारण लिखा गया है कि संसदीय प्रणाली में मंत्रियों का उत्तरदायित्व का सिद्धांत कार्य करता है। तो दोनों देखिए जो है एक दूसरे से जुड़े हुए नहीं है, इंडिपेंडेंटली दोनों जो है बिल्कुल सही है, लेकिन व्याख्या जो है वो सही नहीं है ना। तो दोनों इंडिपेंडेंट रूप से दोनों कथन और कारण सही है, लेकिन व्याख्या उसकी सही नहीं है, इसलिए आंसर आपका बी हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन है इसमें भी जो है आपका एजर्शन और रीजनिंग है। तो इसमें पूछा जा रहा है किसी व्यक्ति को उप प्रधानमंत्री कहना केवल राजनीतिक निर्णय है। तो बात तो बिल्कुल सही है। इसके बाद जो दूसरा है कि उसे प्रधानमंत्री का कोई अधिकार प्रदान नहीं किया जाता है। तो देखिए ऐसा है कि ये व्याख्या सही नहीं है, बाकी जो है दोनों जो है इंडिपेंडेंटली दोनों सही है ना, बिल्कुल ईजी है ये आपका। इसका भी आंसर आपका बी हो जाएगा। और इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें पूछा जा रहा है कि कौन सा जो आधिकारिक दस्तावेज है वो भारत से संबंधित है, भारत से संबंधित है। तो व्हाइट पेपर बोलते हैं इसको, है ना, श्वेत पत्र आप लोग सुनते होंगे, है ना। हरित पत्र और पीत पुस्तिका येलो जो लिखा है नीली, वो नहीं है हमारे यहाँ, जो है व्हाइट पेपर है। ठीक है ना, ये बिल्कुल सिंपल कंटेक्चुअल पार्ट है। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसे पूछा जा रहा है कि जो यूनियन की जो आपकी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स है उनका पुनर्गठन जो है रीऑर्गेनाइजेशन किसकी रिपोर्ट पर किया गया था। तो ये आपकी गोपाला स्वामी अयंगर जी की रिपोर्ट पर आधारित था इसका पुनर्गठन। ठीक है, इसकी बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन इसे पूछा जा रहा है कि कौन सा जो है करेक्टली मैच्ड है। तो पहला शांतिवन लिखा गया है, जवाहरलाल नेहरू लिखा गया है यहां पर। ठीक है ना, और उसके बाद सही पूछा जा रहा है, तो ये गलत है, बताइएगा ये किसका है। जो लाल बहादुर शास्त्री जी का विजय घाट लिखा है ये भी गलत है ना। जो आपका इंदिरा गांधी जी का शक्ति स्थल लिखा है और राजीव गांधी जी का कर्म स्थल लिखा गया है। तो राजीव गांधी जी का आपको कर्म स्थल जो है इसका आंसर आपको लगाना है। ठीक है, देखिए यहां पर ध्यान दीजिएगा ये जो क्वेश्चन है आपका यहाँ पर नॉट लगा हुआ होना चाहिए था। ठीक है ना, करेक्टली नॉट मैच जो है वो पूछा जा रहा है। देखिए शांतिवन जो है बिल्कुल कंटेक्चुअल पार्ट है, ये जवाहरलाल नेहरू जी का है ना। विजय घाट जो है आपका वो किससे रिलेटेड है, लाल बहादुर शास्त्री, उनसे 1966-67 याद होगा आपको। ठीक है, जो राजीव गांधी यहाँ पर कर्म स्थल लिखा हुआ ये गलत है, वीरभूमि लिट्टे वाला आपको सारा संदर्भ पता होगा, है ना, ह्यूमन बॉम्ब। तो ये जो कर्म स्थल है वो किसका था, आपका कर्म स्थल जो आपका एसोसिएटेड है वो शंकर दयाल शर्मा जी से रिलेटेड है। ठीक है ना, एकता स्थल सुना होगा आपने ज्ञानी जैल सिंह का, उदय भूमि सुना होगा के आर नारायणन, अभय घाट जो है मुरारजी देसाई से रिलेटेड है ना। तो यहां पर लाल बहादुर शास्त्री भी सही है, जवाहरलाल नेहरू जी का शांतिवन भी सही है आपका, और शक्ति स्थल इंदिरा गांधी जी का बिल्कुल ठीक है ना। राजीव गांधी जी का जो आपका समाधि स्थल है उसको वीर भूमि बोला जाता है, कर्मभूमि शंकर दयाल शर्मा जी से रिलेटेड है। तो नॉट जो आपका यहां पर वर्ड मिसिंग है, टाइपिंग मिस्टेक हो गया होगा, गलत को हमको पिक करना था, इसलिए आंसर आपका डी हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें पूछा जा रहा है आपका कि कौन जो है राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत जो है अपना पद जो है धारण करता है। ठीक है ना, तो कैग जो है नहीं, इसके बारे में भी बिल्कुल जजेस के रिमूवल जैसी प्रोसेस अपनाई गई है ना, इंडिपेंडेंट बॉडी है इसलिए। चीफ इलेक्शन ऑफ कमिश्नर ये भी नहीं, तो यहां पर स्पीकर ये भी नहीं, लेकिन अटॉर्नी जनरल जो है आपके वो जो आर्टिकल 76 पढ़ते हैं आप, और स्टेट में 165 है। ठीक है, तो ये आपका आंसर भारत का महान्यायवादी हो जाएगा, वो उनके डॉक्ट्रिन ऑफ प्लेजर पर अपना पद जो है वो उस पर बने रहते हैं ना, प्रसाद पर्यंत जिसको बोला जाता है। इसके बाद जो नेक्स्ट वन है कि प्रथम विधि अधिकारी के रूप में भारत को कौन जाना जाता है, तो अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया है, इसका आंसर सी होगा। इसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन है इसमें पूछा जा रहा है कि अटॉर्नी जनरल विधि सलाहकार किसके हैं, तो भैया भारत सरकार का प्रथम विधि अधिकारी वही होता है ना, जो आपके अटॉर्नी जनरल है। इसके बाद नेक्स्ट में पूछा जा रहा है कि भारत सरकार के मुख्य विधि परामर्श दाता कौन है, तो वही होंगे ना भैया, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया ही होंगे, है ना, महान्यायवादी जिसको आप बोलते हैं। ठीक है ना, इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें पूछा जा रहा है कि किसने, मतलब निम्नलिखित में से जो ऑप्शंस दिए गए हैं, अपने कर्तव्यों के पालन में भारत के राज्य क्षेत्र के सभी न्यायालयों में उनको सुनवाई का अधिकार होगा, जो किसको होगा, तो भैया ये आपके महान्यायवादी होते हैं, है ना। संसद की कार्यवाही में भी भाग ले सकते हैं, लेकिन वहां पर वोटिंग वगैरह नहीं करते, क्यों, क्योंकि उसके मेंबर नहीं है। तो इसका भी आंसर आपका क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, अटॉर्नी जनरल। इसके बाद नेक्स्ट वन में पूछा जा रहा है
कि भारत के महान्यायवादी के संदर्भ में कुछ स्टेटमेंट है, उसमें बताना है कि कौन सा ट्रू है। तो पहला ये कि इनका जो अपॉइंटमेंट है वो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया करते हैं, बिल्कुल ठीक बात है, ठीक है ना। दूसरा ये कि इसमें इनके अंतर्गत वही क्वालिफिकेशंस होनी चाहिए जो सुप्रीम कोर्ट के जजेस के लिए निर्धारित की गई, ये भी ठीक है। तीसरा ये कि उस संसद के किसी भी एक सदन का सदस्य होना चाहिए, नहीं होते हैं भैया सदस्य, इसीलिए तो वोटिंग नहीं करते हैं। उसके बाद इनको महाभियोग लगाकर हटाया जाएगा, तो ऐसा नहीं, महाभियोग केवल आर्टिकल 61 पढ़ते होंगे आप लोग, तो राष्ट्रपति जी के संदर्भ में इसको लगाया जाता है। तो 1 और 2 ओनली, इसका आंसर आपका ए हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट वन में पूछा जा रहा है कि भारत के जो आपके महान्यायवादी उनके संदर्भ में कौन सा इनकरेक्ट है स्टेटमेंट, वो बताना है। पहला ये, ही इज नॉट अ मेंबर ऑफ द कैबिनेट, सही नहीं बताना है, तो ये तो सही है, वो मंत्रिमंडल सदस्य नहीं होते हैं, जबकि इनकरेक्ट बताना है हमें। दूसरा ये, उसे संसद में बोलने का अधिकार, ये भी सही है। उसे संसद में मत देने, यही गलत है, मत नहीं दे सकते। क्यों नहीं दे सकते वोट? क्योंकि उसके मेंबर नहीं होते, गलत बताना था, इसलिए आंसर आपका सी हो जाएगा। इसके बाद जो नेक्स्ट वन है क्वेश्चन, इससे पूछा जा रहा है कि नीचे दिए गए ऑप्शंस में ऐसे कौन है जो पदाधिकारी, जो बात कर रहे हैं अथॉरिटी की, प्राधिकारी की, जिनको संसद के दोनों सदनों में बोलने का, उनकी जो आपकी बैठकें हो रही है उसमें शामिल होने का तो अधिकार है, शामिल होने का है ना, किसी कमेटी का भी सदस्य बनाया जा सकता है, लेकिन उनको वोट देने का अधिकार नहीं। तो ये आपकी यही है, कौन? अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, आर्टिकल 76। इसके बाद नेक्स्ट वन में पूछा जा रहा है कि कौन जो है संसद के दोनों सदनों में से किसी भी सदन की कार्यवाही में भाग ले सकते हैं, तो यही है आपके अटॉर्नी जनरल है ना। सेम क्वेश्चन है, सेम टॉपिक से है ये क्वेश्चन आपका, ठीक है। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इसमें पूछा जा रहा है कि किसे संसद को संबोधित करने का अधिकार प्राप्त है ना, किसको जो है संसद को संबोधित करने का अधिकार है, तो भैया अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया को ही है ना, यही आंसर हो जाएगा। चीफ इलेक्शन कमिश्नर होगा नहीं, है ना, आर्टिकल 325 पढ़ते होंगे आप लोग, 324 पढ़ते होंगे, है ना। उसके बाद जो चुनाव आयोग से रिलेटेड है, उसके बाद चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर, तो इनमें से सिर्फ जो ये है ये संसद को संबोधित कर सकते हैं, है ना, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इसमें पूछा जा रहा है कि भारत का एक सॉलिसिटर होता है, सॉलिटर होता है ना, सॉलिसिटर लिखा है, सॉलिटर जो लिखा है, सॉलिसिटर जनरल होते हैं, ठीक है ना। तो वो भी वही है, राज्य सरकार के प्रथम विधि अधिकारी हैं, आर्टिकल 165 पढ़ते होंगे आप लोग। तो ये क्या है आपके, एक न्यायिक जुडिशियल एडवाइजर है ना, जुडिशियल एडवाइजर है आपके ये, है ना। इसका आंसर आपका बी हो जाएगा। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, तो वहां आपका टाइम सेव भी किया जाएगा। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन इससे पूछा जा रहा है कि स्टेट गवर्नमेंट को कानूनी मामलों में जो एडवाइस देने वाले जो मेन अथॉरिटी है कौन है, तो भैया एडवोकेट जनरल बोला जाता है इनको, ठीक है ना। तो इसका आंसर आपका सी हो जाएगा, है ना, राज्य के महाधिवक्ता बोला जाता है इनको। इसके बाद जो आर्टिकल 165 है, इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन इससे पूछा जा रहा है कि कैग जो है ना, उनके पद का सृजन किया गया था, किसके द्वारा किया गया था, तो संविधान के द्वारा किया गया है ना। संविधान में आर्टिकल 148 से 151 आप लोग देखते होंगे। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें कैग की पद पर नियुक्ति का कार्यकाल कितना होता है, ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये 6 साल है ना, 6 साल का प्रावधान है, 665 का। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है कैग के संदर्भ में स्टेटमेंट है, बताना कौन सा करेक्ट है। पहली बात लिखी गई है यहाँ पर कि इनका अपॉइंटमेंट प्रेसिडेंट करते हैं, बिल्कुल ठीक है। मुख्य जो भी प्राधिकारी है उनकी नियुक्ति जो है प्रेसिडेंट ही करते हैं, है ना। इसके बाद जो इनकी सैलरी है ये आपकी सेम है जैसे कि सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस की रहती है, बिल्कुल ठीक है। इसके बाद आफ्टर रिटायरमेंट ही बिकम्स अनदर गवर्नमेंट सर्विस कमिश्नर, ठीक है ना। और इसके बाद ये कि ही कैन रिमूव द प्रेसिडेंट, मतलब उनको जो है राष्ट्रपति पदच्युत कर सकते हैं, नहीं, बिल्कुल जैसे जजों को हटाने की प्रक्रिया है वैसे इनको भी हटाने की कठिन प्रक्रिया बनाई गई है, ताकि इनके पद की जो स्वतंत्रता है वो बनाए रखा जा सके, है ना, ये इंडिपेंडेंटली काम कर सके। जैसे विनोद राय जी लोगों का नाम सुनते होंगे आप 2G स्पेक्ट्रम में, तो नॉट बताना था इसमें, इनकरेक्ट बताना था, इसलिए आंसर आपका डी हो जाएगा। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन इससे पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित कर्तव्यों में से कौन सा एक है जो कैग के द्वारा जिसका पालन नहीं किया जाता है, तो पहला ये कि जो आपका कंसोलिडेटेड फंड है ना, भारत की संचित निधि, उससे होने वाले जितने भी एक्सपेंडिचर है उनका लेखा परीक्षण करना, उनके संदर्भ में प्रतिवेदन प्रस्तुत करना, ये करती है वो, ये करते हैं ये, ठीक है। इसके बाद जो दूसरा है कि जो आपकी कंटिजेंसी फंड है उससे भी रिलेटेड सारी ऑडिटिंग ये करते हैं, है ना, ये भी बिल्कुल ठीक है। तीसरा ये कि ऑडिटिंग करते सभी ट्रेड्स की, मैन्युफैक्चरिंग के प्रॉफिट लॉस अकाउंट जो भी है ना, बिल्कुल ठीक है। और इसके बाद जो ये सार्वजनिक धन की प्राप्ति और निर्गम का नियंत्रण करना, तो भैया प्राप्ति और निर्गम से मतलब नहीं है, वो तो ये देखते हैं कि जनता का जो धन है वो सही जगह तो व्यय किया जा रहा है ना, ये सुनिश्चित करते हैं। ये एक तरीके की कार्यपालिका की जो है वो यहां पर वित्तीय, वहां पर जवाबदेहिता तय करने का आयाम है, तो इसका आंसर आपका डी हो जाएगा। ये नहीं करता ये काम, बाकी ऊपर के तीनों करते हैं ये, है ना, बिल्कुल इजी गोइंग है ये क्वेश्चन। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसे पूछा जा रहा है कि कैग जो है उनकी टीका टिप्पणी पर जो भी वो कोई भी कमेंट्री करते पर उचित कार्यवाही करे
का करने का अंतिम जिम्मेदारी किसकी है, जो भी उन्होंने रिपोर्ट दी। तो अंतिम जिम्मेदारी देखिए जो भी होता है वो संसद का ही होता है। रिपोर्ट भले आपकी पब्लिक अकाउंट कमेटी, लोक लेखा समिति, फिर राष्ट्रपति देंगे, वो वहां पर कमेटी जांच करेगी, है ना, राष्ट्रपति उनकी रिपोर्ट को रखते हैं, है ना, तो ये सब चीजें ठीक है, लेकिन अंतिम में निर्णय तो संसद ही लेगा। तो ये यहां पर अंतिम जिम्मेदारी जो है वो सी संसद हो जाएगी, ठीक है, संसद ही सर्वोच्च है। इसके बाद जो है नेक्स्ट जो है क्वेश्चन इससे पूछा जा रहा है कि लोक लेखा समिति की बैठक में उपस्थित रहता है कौन रहता है, तो अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, एडवोकेट जनरल ऑफ इंडिया या कैग। तो कैग रहते हैं भैया, ठीक है ना, सीधी बात है, वही है ना, मतलब जनता के धन के प्रहरी का भी संज्ञा दी जाती है इनको। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन इससे पूछा जा रहा है कि कैग की जो आपकी नियुक्ति है वो प्रेसिडेंट के द्वारा होती है, लेकिन उसे हटाया कैसे जाता है, तो इसमें लिखा जाएगा कि राष्ट्रपति की संस्तुति पर, है ना, ये जो सर्वोच्च न्यायालय द्वारा, तो ये भी नहीं होगा, कोर्ट थोड़ी हटाएगी। तो संसद के दोनों सदनों, देखिए ध्यान दीजिएगा, राष्ट्रपति द्वारा और संसद के दोनों सदनों के द्वारा, है ना, उसे जो है आपका क्या किया जाएगा, हटाया जाएगा। इस क्वेश्चन को ध्यान से समझिएगा, प्रोसेस बिल्कुल सेम है, प्रोसेस संसद में किया जाएगा, और जब संसद में पूरी प्रोसेस हो जाती है तो उसके बाद राष्ट्रपति जी के नाम मात्र की कार्यपालिका के प्रमुख है ना वो, तो वहां पर भी उनको सिंबॉलिज्म में रखा गया है, तो उसे फिर तो ये जो ए और बी दोनों ऑप्शन है ना, ये दोनों आंसर होगा इसका, ध्यान दीजिएगा, है ना, बिल्कुल कंसेप्चुअल पार्ट है यहां पर, तो इसको देख जाइएगा, ठीक है। इसके बाद जो नेक्स्ट है इसमें जो है आपका पूछा जा रहा है कि जो कैग है वो उसका एक मित्र एवं मार्गदर्शक होता है, तो कौन होता है, तो पब्लिक अकाउंट कमेटी है आपकी, वो जो उसके मित्र होते हैं और वो होते हैं, ठीक है, मतलब उसके साथ मिलकर काम करती है, वही कमेटी रिपोर्ट बनाती है, रखती है संसद में, फिर वो मतलब ये रिपोर्ट बना के देते हैं कैग, राष्ट्रपति जी वहां पर पटल पे रखेंगे सदन के, अब वहां पर उसकी जांच रिव्यू करना होगा तो ये कमेटी करेगी, है ना, तो ये उसके मित्र की तरह माने जाते हैं, ठीक है, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है ये जो आपका 97 का, जो आपका 1971 का है ना, 1971 के जो आपका कैग के संदर्भ में एक संशोधन किया गया था, है ना, जो एक्ट है जिसमें उनके कर्तव्य, शक्तियों, सेवा शर्तों के संदर्भ में जो बनाया गया है, तो उसमें जो है लेखांकन और लेखा परीक्षा को फिर अलग अलग किया गया, पहले एक था फिर इनको अलग अलग किया गया, ठीक है, और सीएजी के लेखों की तैयारी के उत्तरदायित्व से उसको वो मुक्ति दे देते हैं। ये संशोधन कब किया गया था, 1971 के हिसाब से एक्ट जानते हैं इसको, है ना, इसके संदर्भ में क्वेश्चन भी फ्रेम किया था किसने, यूपीएससी ने। तो ये जो आपका ये संशोधन किया गया, ये किया गया 1976 में किया गया, 1976 में, ठीक है, ये संपूर्ण क्रांति वाला समय चल रहा है, 75 के बाद वाला जयप्रकाश नारायण जी लोग वाला समय है ना, आप लोग को याद होगा। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन इसे पूछा जा रहा है कि जो लोक निधि है उसका गार्डियन किसको बोला जाता है, तो भैया कैग को बोला जाता है ना, कैग को बोला जाता है, तो ये आपका बी हो जाएगा आंसर, बिल्कुल सिंपल है। इसके बाद जो नेक्स्ट वन है इसमें पूछा जा रहा है कि कौन सा जो विकल्प है वो गलत है, तो पहला लिखा है पब्लिक फाइनेंस जो है उसमें क्या किया जाता है, इज द स्टडी ऑफ द फाइनेंशियल एक्टिविटीज ऑफ द गवर्नमेंट आर कवर्ड अंडर, है ना, किसके अंतर्गत आएंगे वो, जिनका वहां पर वो किया जाता है। तो देखिए यहां पर ध्यान दीजिएगा इसके अंतर्गत कौन कौन आते हैं, है ना, तो गलत बताना है। सार्वजनिक पब्लिक स्पेंडिंग टेस्ट आएगा, बिल्कुल ठीक है, पब्लिक रेवेन्यू भी आएगा, पब्लिक का ही है। इसके बाद फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन, उसके बाद परफॉर्मेंस ऑफ कमर्शियल बैंक की बात करें तो ये यहां पर कमर्शियल बैंक के निष्पादन नहीं आएंगे, ऊपर के तीनों आएंगे, नहीं पूछा था, इसलिए जो आंसर आपका वो डी हो जाएगा। इसके बाद जो नेक्स्ट वन है इसमें पूछा जा रहा है आपका कि लोकसभा के लिए जो निर्वाचन के लिए जो बात की जाती है उसके संदर्भ में, निर्वाचन का जो संदर्भ है उसके लिए कौन सा इनकरेक्ट ऑप्शन है वो बताना है। पहला ये कि इलेक्शन इज बेस्ड ऑन एडल्ट सफरेज, तो बिल्कुल ठीक बात है ना, ये आर्टिकल 326 से सीधा सीधा डिराइव भी होता है, आपका संवैधानिक अधिकार है, वो तरीके से व्याख्या में विधिक आ जाता है ना, तो लोग बोलते हैं कि ये विधिक अधिकार है, क्यों, क्योंकि कमेंट्री जो है ना हमारे माननीय सर्वोच्च न्यायालय की वो थोड़ा सा डिफरेंट है कहीं पर, है ना, लेकिन यूपीएससी ने माना था कि संवैधानिक अधिकार है, तो वैश्य मताधिकार के आधार पर होगा, बिल्कुल ठीक है। इसके बाद निर्वाचन का संचालन जो है निर्वाचन आयोग करता है, बिल्कुल ठीक बात है। इसके बाद जो मतदाताओं की सूची है राष्ट्रपति निर्देशन और नियंत्रण में तैयार होता है, तो नहीं, यहां पर जो है किसके अंतर्गत, ये सारा का सारा जो मतलब स्पेशल राइट्स प्राधिकार दिया गया वो इलेक्शन कमीशन को दिया गया है ना, आर्टिकल 324, तो ये गलत है आपका और यही आंसर हो जाएगा। उसके बाद निर्वाचन आयोग अगर अनुरोध करता है तो राष्ट्रपति इलेक्शन कमीशन को उसके कार्यों के निर्वहन के लिए आवश्यक कर्मचारी वगैरह भी उपलब्ध कराएंगे, बिल्कुल ठीक बात है ना, सी गलत है, आंसर आपका सी हो जाएगा। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें पूछा जा रहा है जो 84th आपका अमेंडमेंट हुआ था उसमें जो टोटल मेंबर्स की संख्या थी उसको 1971 के सेंसस के हिसाब से कर दी गई थी।
अब ये तब तक कब तक नहीं बदली जाएगी, है ना, ये भी प्रावधान किया गया था। तो 2026 तक सीटों को यथावत रखा जाएगा। इसका आंसर आपका डी होगा, बिल्कुल सिंपल है। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें पूछा जा रहा है कि संविधान का ऐसा कौन सा अमेंडमेंट था जिसमें लोकसभा की सीट को 525 से बढ़ा के 545 कर दी गई थी। तो ये आपका 31st अमेंडमेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें पूछा जा रहा है कि आम चुनाव 2009 में 543 टोटल जो निर्वाचन आपके क्षेत्र थे, है ना, कॉन्स्टिट्यूएंसीज जो होती है, उसमें चुनाव हुआ था। इसमें लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र राज्यों के कितने थे ये बताना है, राज्यों के। तो भैया 530, कितना, 530, ठीक है, 530 थे। बाकी यूटीज से आ जाएंगे, है ना, दो जो है एंग्लो इंडियन से यहां से आर्टिकल 331 के अकॉर्डिंग वहां पर मनोनयन भी करते हैं राष्ट्रपति। तो ये आपका 530 था, सी है आपका इसका आंसर, ठीक है ना। इसके बाद जो 530 प्लस 20 प्लस 2 पढ़ते होंगे आप लोग। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें यूटीज को सर्वाधिक प्रतिनिधित्व कितना हो सकता है केंद्र शासित प्रदेशों का लोकसभा में। तो अधिकतम पूछा है तो भैया 20 हो सकता है ना। इसके बाद जो नेक्स्ट है 552 इसी तरीके से होता है, 530 प्लस 20 प्लस 2, है ना। तो इसके बाद जो नेक्स्ट वन है, इसमें पूछा जा रहा है कि वर्तमान में लोकसभा के में जो प्रत्येक राज्य है उनके लिए स्थानों का आवंटन किस सेंसस पर आधारित है। तो ये आपकी 1971 के सेंसस को अभी लिया जाता है। इसका आंसर आपका सी हो जाएगा। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें पूछा जा रहा है कि राज्यों में जो एससीज के लिए लोकसभा में स्थान आरक्षित नहीं है। तो कौन से ऐसे स्टेट्स हैं जहां पर एससी, तो जहां पर पॉपुलेशन डोमिनेंस होगा उनका, है ना, जहां पॉपुलेशन उनकी ज्यादा होगी वहां उनको आरक्षण नहीं दिया जाएगा, ठीक है ना। तो यहां पर केरला, तमिलनाडु, कर्नाटका, केरला और तमिलनाडु, कर्नाटका, तो ऑल ऑफ द अबव इसका आंसर हो जाएगा, बिल्कुल कंटेक्चुअल पार्ट है। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें पूछा जा रहा है कि कौन से स्टेट की लोकसभा में एससी और एसटी के लिए आरक्षण का कोई प्रावधान नहीं है। तो ये जो है आपका अरुणाचल में भी, जम्मू कश्मीर में भी, मेघालय में भी, इसका भी जो है आपका ऑल ऑफ द अबव हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें पूछा जा रहा है कि लोकसभा में जो एससी हैं उनके लिए किस राज्य में सर्वाधिक आरक्षित सीटें हैं। एससी की बात करें कि एसटी की, ये आपके एसटी है, शेड्यूल्ड ट्राइब की बात करें, ध्यान दीजिएगा, एसटी है ये, है ना, एसटी की बात करें, अनुसूचित जनजातियों की। तो सबसे ज्यादा जो आप देखेंगे तो मध्य प्रदेश में, कहां सबसे ज्यादा जनसंख्या भी है उनकी मध्य प्रदेश में, और मध्य प्रदेश में ही जो है उनके लिए आरक्षित सीटें हैं, ठीक है। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें पूछा जा रहा है कि लोकसभा का जो सेशन होता है उसको गठित करने के लिए कोरम की मतलब ये होता है कि कम से कम अब मिनिमम एक अटेंडेंस होनी चाहिए ना, तभी तो वो जो है सेशन को चला पाएंगे। तो सदन के सदस्यों की कुल संख्या का 10वां भाग होता है। ये क्या होता है, 10वां भाग होता है आपका, ठीक है। कहां दिया गया है ये आपका, ये दिया गया है आपका बी में, तो इसका आंसर आपका बी हो जाएगा। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें पूछा जा रहा है कि लोकसभा का और राज्यसभा में जो कोरम, जो गणपूर्ति संख्या है ना, उसको पूछा जा रहा है कैसे है, मतलब कितना है लोकसभा का और राज्यसभा में, है ना। द नंबर ऑफ द लोकसभा एंड द राज्यसभा आर काउंटेबल लिखा गया है, ठीक है। तो ये जो है आपका कुल सदस्य संख्या का 1/10 होता है, ऊपर भी हमने देखा, इसका आंसर आपका सी हो जाएगा, वो कोरम से रिलेटेड है। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें यह पूछा जा रहा है कि फेडरल टेरिटरीज जो है ना, जो आपके संघीय क्षेत्र हैं, उनको प्रतिनिधित्व प्राप्त है। किसका प्रतिनिधित्व, मतलब संसद के दोनों सदनों में उनको प्रतिनिधित्व प्राप्त है, बोथ हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट, आंसर सी हो जाएगा। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें पूछा जा रहा है कि लोकसभा की बैठक समाप्त की जा सकती है। बैठक समाप्त करने की बात कर रहे हैं ना, सदन समाप्त करने की मतलब अगर आज टेम्परेरी रूप से, तो फिर सदन आएगा तो सत्र के अवसान के द्वारा किया जाएगा ना, ये कि स्थगन के द्वारा भी किया जाएगा, सत्रावसान, विघटन भी हो सकता है, तो इनके द्वारा जो है इनकी बैठक को समाप्त किया जा सकता है तीनों आयामों से, तो बाय ऑल ऑफ द अबव हो जाएगा, ठीक है ना। सत्र का विघटन और अवसान, इसमें अंतर आप जो है समझ के जाइएगा, इससे रिलेटेड भी क्वेश्चंस बनते हैं ना। अवसान मतलब थोड़े दिन के लिए रोक दिया गया फिर आएगा, विघटन मतलब विघटित कर दी गई है, अब नई लोकसभा वो अस्तित्व में नहीं रह गई। तो निम्नलिखित में से जो नेक्स्ट क्वेश्चन है पूछा जा रहा है कि लोकसभा के सत्र का अवसान करने के लिए कौन प्राधिकृत है। अब अवसान कौन करेगा बताइए, कौन है उसका अवसान करने के लिए प्राधिकृत, तो भैया राष्ट्रपति हैं आपके, ठीक है। तो आंसर आपका डी हो जाएगा। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें पूछा जा रहा है कि भारत में किस राज्य का लोकसभा और राज्यसभा में प्रतिनिधित्व जो है वो सर्वाधिक है ना। तो भैया यूपी है ना, यूपी में सरकार बन गई तो सेंटर में बन गई। आप देख लीजिए रेगुलर पूरा इतिहास उठा के, हमारा राजनीतिक इतिहास 50 के बाद से, है ना। और अभी तो समायोजन नहीं हुआ, समायोजन हो जाए तो पता नहीं और कितनी सीटें बन जाएंगी हमारे उत्तर प्रदेश में। तो इसके बाद जो यूपी है, उसके बाद लोकसभा में सर्वाधिक स्थान किसको प्राप्त है, तो यूपी के बाद जो है महाराष्ट्र को, है ना। इसका जो आंसर हो जाएगा आपका वो सी हो जाएगा। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें पूछा जा रहा है कि लोकसभा में बिहार को जो भी एलोकेट किया गया है स्थान, वो निम्न में से किन राज्यों को आवंटित स्थानों का योग है पूछा जा रहा है। तो असम,
और मध्य प्रदेश का योग देखेंगे तो आपको क्या दिखाई देगा, आपको बिहार के टोटल स्थान, है ना, देख लीजिएगा, बिल्कुल कंटेक्चुअल पार्ट है ये आपका, आंसर आपका ए हो जाएगा, है ना। ये कंसेप्चुअल पार्ट नहीं, ये बिल्कुल कंटेक्चुअल फैक्चुअल चीजें हैं, इसको आप एक बार देख जाइएगा, इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लोकसभा के 2 सदस्य निर्वाचित किए जाते हैं, ऐसा कौन सा स्टेट है आपका, है ना, तो त्रिपुरा से किया जाता है ना। एक बार प्रेजेंटेशन देख लीजिएगा, जहां सबसे कम हो जहां सबसे ज्यादा हो, ये देख के जाना चाहिए, स्पेसिफिक हमारे स्टेट का तो देखना ही चाहिए, है ना। स्टेट पीसीएस में जो है वो फोकस्ड क्वेश्चन होते हैं, ठीक है। इसके बाद जो डिलिमिटेशन की बात कर रहे हैं, है ना, परिसीमन, उसके बाद यूपी में निर्वाचकों की संख्या के अनुसार सबसे बाद लोकसभा संसदीय क्षेत्र कौन सा है ना, जब वहां पर डिलिमिटेशन किया गया तो सबसे लास्ट वाला, तो ये आपका उन्नाव है, इसका आंसर आपका बी हो जाएगा। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें पूछा जा रहा है एजर्शन रीजनिंग कि जो राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन है ना, यही है ना, इसका आरजे मतलब जो आपका यहां पर आरजेजी लिखा गया है, सरकार लोकसभा के नियम 184 के अंतर्गत वाद विवाद पसंद करती है ना, पहला जो लिखा गया है यहां पर क्या, जो आपका एजर्शन है, ठीक है ये आपका। उसके बाद इस नियम में वाद विवाद के साथ साथ मतदान का भी प्रावधान है, तो बिल्कुल ठीक बात है, व्याख्या भी सही है और ये जो है दोनों जो है कथन कारण वो भी सही है, इसका आंसर आपका ए हो जाएगा। इसके बाद नियम 184 जानना चाह रहे थे वो, और कुछ नहीं जानना चाह रहे थे इसमें। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें पूछा जा रहा है कि लोकसभा जो स्पीकर होते हैं वो अपना त्याग पत्र किसको देते हैं, तो ये भैया सीधी बात है, अध्यक्ष उपाध्यक्ष को, उपाध्यक्ष अध्यक्ष को, लोकसभा के उपाध्यक्ष को ये देते हैं अपना जो भी रेजिग्नेशन वगैरह है, ठीक है। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें पूछा जा रहा है कि लोकसभा स्पीकर जो है उनके कार्यकाल की समाप्ति के पूर्व उनको पद से हटाया जा सकता है, तो कैसे, तो भैया अगर लोकसभा में उस संदर्भ में कोई आशय लाया जाएगा, उस आशय से संदर्भित प्रस्ताव लाया जाएगा तभी तो हटाया जाएगा, तो ये जो है इफ द लोकसभा पासेज अ रेजोल्यूशन की बात करें टू दिस इफेक्ट, है ना, पहले लाएंगे प्रस्ताव और अगर वो पारित कर देता है ना मतदान से, तो फिर उनको उनके पद से हटना पड़ेगा, इसका आंसर आपका बी हो जाएगा। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकसभा के अध्यक्ष को हटाया जा सकता है, तो कैसे हटाया जा सकता है ना, तो ये सामान्य बहुमत होता है, लोकसभा के कुल सदस्यों के बहुमत द्वारा पारित प्रस्ताव, फिर उसमें जो है आपका राज्यसभा तो एक परंपरा है ना, जैसे उपराष्ट्रपति जो आप बोलते हैं, है ना, उपराष्ट्रपति जो है उनको हटाने का प्रावधान होगा, तो वो राज्यसभा से पारित होगा। अब ये लोकसभा अध्यक्ष की बात कर रहे हैं, है ना, तो ये जो है लोकसभा के कुल सदस्य वहां पर बहुमत से पारित करेंगे किसी प्रस्ताव को, है ना, तो इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, ठीक है ना। यहाँ संसद की बात नहीं है, यहाँ पर सिर्फ लोकसभा, क्योंकि वहीं के स्पीकर है वो। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसे पूछा जा रहा है कि प्रोटेम स्पीकर क्या होता है ना, तो भैया आपको पता है कि प्रोटेम स्पीकर जो है वो जब नई सरकार का गठन किया जाता है, तो कोई जो सबसे वरिष्ठ होते हैं उनको प्रोटेम शपथ दिलाने के लिए किसी को स्पीकर बना दिया जाता है, ठीक है ना। तो जो है इनको इसीलिए इस पद पर, ये पद का जो निर्माण किया गया, सृजन किया गया, इसीलिए किया गया कि वो जो है शपथ वगैरह दिलाना रहता है, नई जो सरकार बनती है उनके मंत्रियों को, सदस्यों को, तो वो जो है उसी संदर्भ में ये पद बनाया गया, तो बी होगा इसका आंसर आपका, है ना, एडमिनिस्ट्रिंग ओथ टू मेंबर्स। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें पूछा जा रहा है कि प्रोटेम स्पीकर सामान्यतः किसे नियुक्त किया जाता है, तो एक परंपरा है ये, है ना, कि जो नवनिर्वाचित लोकसभा के जो वरिष्ठतम सदस्य हैं उनमें से एक को, या पिछली लोकसभा के विपक्ष नेता को, जो ऑप्शन में लिखा है कि पिछली लोकसभा के अध्यक्ष को, है ना, तो जो आपके एक तरफ लिखा है कि पिछली लोकसभा के विपक्ष नेता को, तो बिल्कुल ठीक बात है, अपोजिशन लीडर जो होते हैं ना आपके लास्ट लोकसभा को, एक परंपरा है, तो उसे उन्हें जो है सामान्यतः वहां पर नियुक्ति दी जाती है, किसके संदर्भ में, प्रोटेम स्पीकर के। इस बार के जब सरकार बनी तो कौन थे प्रोटेम स्पीकर, ये बताइएगा आप लोग कमेंट बॉक्स में। इसके बाद जो नेक्स्ट वन है कि स्पीकर जो लोकसभा के होते हैं अपने कास्टिंग वोट का प्रयोग कब करते हैं, तो भैया ये निर्णायक मत देते हैं, जैसे टाई हो गया तो अब कोई निर्णय नहीं निकल पा रहा है, तो फाइनल जो वोट होता है, निर्णायक वोट जो है वो देते हैं वो, है ना, वोट बराबर होने के नाते पे देते हैं जब टाई हो जाता है वो, ठीक है, तो इसका आंसर आपका डी होगा। सामान्यतः वोट नहीं करते कि कोई भी प्रस्ताव है तो उसमें फिर लाया गया है ना, तो उस पर कोई मत है तो उसमें उनको वोटिंग करना है, ऐसा नहीं होता वहां पर, है ना, जब टाई हो जाता है तभी बस वो वोट देते हैं, निर्णायक मत। इसके बाद जो नेक्स्ट वन है कि कौन सा आर्टिकल जो है संविधान में वो मत बराबर होने की दशा में लोकसभा के जो स्पीकर है उनको मत जो है निर्णायक मत देना है, ऐसा प्रावधान जो है किस आर्टिकल के अंतर्गत किया गया है, तो वेरी इंपॉर्टेंट आर्टिकल 100 है आपका, ठीक है ना, आर्टिकल 102 भी इंपॉर्टेंट है, आर्टिकल 105 भी है ना, 108, 110 ये सब इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, ठीक है। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इसमें पूछा जा रहा है कि लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे, तो वेरी इजी, ये आपके कौन थे, जीवी मावलेकर थे, है ना, तो आंसर आपका ए हो जाएगा, लोकसभा के प्रथम स्पीकर की बात कर रहे हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन इसे पूछा जा रहा है कि जो फर्स्ट स्पीकर थे जिनके विरुद्ध जो है यहां पर नो कॉन्फिडेंस मोशन लाया गया था, अविश्वास प्रस्ताव, वो कौन थे, तो ये जो है आपकी कौन थे बताइए,
ये आपके जीवी मावलेकर ही थे, याद रखिएगा, है ना, ये इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें पूछा जा रहा है कि प्रथम जो महिला स्पीकर थी वो कौन थी, तो ये सबको पता है, मीरा कुमार थी, है ना, ये अभी हाल का ही है, इसको करंट अफेयर्स ही बोला जाता है, 2 4 10 साल की घटनाओं को, है ना, ये नहीं कि एक ही साल का करंट होता है। इसके बाद जो नेक्स्ट वन है इसे पूछा जा रहा है कि डेप्यूटी जो स्पीकर है वो प्रिसाइड करते हैं, है ना, ओवर द लोकसभा, ही हैज अ राइट टू, मतलब उपाध्यक्ष जो है लोकसभा की अध्यक्षता कर रहे हो अगर, तो उन्हें कौन सा अधिकार प्राप्त है, तो सारे वो अधिकार जो लोकसभा स्पीकर एंजॉय करता है वो भी उस समय वो वही सब राइट्स उनके पास होते हैं। पहला ये कि कैन पार्टिसिपेट इन लोकसभा डेलिबरेशन, तो भैया वो तो ठीक है, बिल्कुल है ना। उसके बाद जो है सदस्य के रूप में सदन के समक्ष किसी प्रस्ताव पर मतदान कर सकते नहीं। इसके बाद मत बराबरी की अवस्था में मत, यही निर्णायक मत वाली, तो वोट्स कैन बी कास्ट इन वोटिंग, तो यही आंसर होगा आपका सी, ये जो है निर्णायक मत वाला जो है प्राधिकार उनको प्राप्त हो जाता है। इसके बाद जो नेक्स्ट है इसमें पूछा जा रहा है कि कौन जो थे वो प्रथम जनजातीय, है ना, ट्राइबल लोकसभा स्पीकर थे, है ना, कौन, तो ये पीए संगमा, इनका नाम जो है पीए संगमा है, वेरी इंपॉर्टेंट। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें पूछा जा रहा है कि लोकसभा का जो सचिवालय है वो किसके द्वारा सीधे जो है कंट्रोल किया जाता है, डायरेक्टली कंट्रोल्ड बाय, किसके द्वारा, तो ये जो है आपका लोकसभा के अध्यक्ष के द्वारा किया जाएगा, है ना, लोकसभा के जो आपके अध्यक्ष है, स्पीकर है, इसका आंसर आपका डी हो जाएगा, बिल्कुल सिंपल है और कॉमन सेंस का क्वेश्चन है। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसे पूछा जा रहा है कि लोकसभा में किसी विधेयक पर आम बहस जब होती है तो निम्नलिखित में से किस स्तर पर होती है, किस स्तर पर होती है, मतलब जो प्रथम वाचन, द्वितीय वाचन, तृतीय वाचन आप देखते हैं, है ना, तो सबसे इंपॉर्टेंट ही आपका सेकंड जो रीडिंग होता है वही होता है और उसी पे जो है वहां पर डेलिबरेशन जो विचार विमर्श होता है वहां पर, है ना, बहस होती है जिसको लिखा जा रहा है, तो इसका आंसर आपका बी हो जाएगा। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा इसमें पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी शक्तियां जो है लोकसभा को राज्यसभा की तुलना में जो है ज्यादा शक्तिशाली बनाती है, तो मनी फाइनेंस बिल के संदर्भ में लोकसभा ज्यादा जो है आपकी शक्तिशाली है, पहला बिल्कुल ठीक है। इसके बाद कोई धन विधेयक उसके निरस्तीकरण और संशोधन, बिल्कुल ठीक बात है। आर्टिकल 110 में आपका क्या है, मनी बिल है। इसके बाद मंत्रिपरिषद के उत्तरदायित्व के संदर्भ में, बिल्कुल ठीक बात है, क्योंकि लोकसभा के प्रति है ना उत्तरदायी। उसके बाद अखिल भारतीयों के सृजन, ये जो है आपका, ये आपका कौन सा आर्टिकल है बताइए जरा, आर्टिकल 312 आपने देखा होगा, है ना, आर्टिकल 248 है, 249 है, तो 249 और 312 ये राज्यसभा को ज्यादा पावरफुल यहां बनाया गया है, ठीक है ना, तो ये 312 अखिल भारतीय सेवाओं के सृजन के संदर्भ में, तो इसको एलिमिनेट कर दीजिए, बाकी वो जो 3 है आपके वो बिल्कुल ठीक है, तो 1 2 3 इसका आंसर आपका बी हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन है इसमें पूछा जा रहा है कि कौन जो है राज्यसभा के एकांतिक शक्ति के अंतर्गत आते हैं, एक्सक्लूसिव पावर की बात कर रहे हैं, तो ये आपका क्रिएशन ऑफ न्यू ऑल इंडिया सर्विसेज से, बताइएगा आर्टिकल 312 ही है ना कि कोई और आर्टिकल है, कमेंट बॉक्स में बताइएगा, इसका आंसर आपका ए हो जाएगा। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें पूछा जा रहा है कि राज्यसभा के सदस्य चुने जाते हैं तो कौन चुनता है, भाई अप्रत्यक्ष होता है चुनाव इसमें, ठीक है ना, तो इसमें राज्यों की विधानसभाओं के द्वारा स्टेट काउंसिल लिखा गया है ना, तो ये राज्य की विधानसभाओं के द्वारा होगा क्योंकि विधान परिषद तो सारे राज्यों में है नहीं, तो इसका आंसर आपका ए हो जाएगा। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें पूछा जा रहा है कि जो राज्यसभा होती है उसमें मेंबर्स का जो टेन्योर है आपका, है ना, वो कितना होता है, तो 6 साल का प्रावधान है, हर दूसरे साल 1/3 जो 1/3 होते हैं वो अपने आप रिटायर होते चले जाते हैं, है ना, वहां पर जो है पूर्ति भी होती रहती है। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन इसे पूछा जा रहा है कि राज्यसभा के संदर्भ में कौन सा स्टेटमेंट आपका ट्रू है, तो पहला ये कि राज्यसभा इज नॉट सब्जेक्ट टू डिसोल्यूशन, तो आर्टिकल 83 84 देखेंगे तो ये स्थायी सदन है, इसका विघटन नहीं होता है, बिल्कुल देखिए ध्यान दीजिएगा, सही पूछा है इसलिए यही आंसर भी होगा, ठीक है। और जो आपका दूसरा लिखा गया कि इसके सदस्य राज्यों में प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र से प्रत्यक्ष निर्वाचन के द्वारा, तो भैया अप्रत्यक्ष है, गलत। तीसरा ये राज्यसभा यथाशीघ्र अपने किसी सदस्य को अपना सभापति चुनती है, ये भी गलत है। इसके बाद भारत के महान्यायवादी को राज्यसभा में बोलने का अधिकार नहीं, तो भैया संसद के दोनों सदनों में बोलने का अधिकार है, वोटिंग बस नहीं कर सकते हैं, है ना, जो अटॉर्नी जनरल, तो आंसर आपका सही बताना था इसलिए ए हो जाएगा। इसके बाद जो नेक्स्ट है